हेलो एंड वेलकम टू द हेल्दी टॉक बाय लीडिंग डॉक्टर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर मिल सकती है। और आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महादेव देसाई, जो सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है, जो HCG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ अफिलिएटेड है और एकेडमिकली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन को भी लिया है और कोविड को कोविन किया है। हेलो सर एंड वेलकम टू द हेल्दी टॉक बाय लीडिंग डॉक्टर्स। हेलो सर, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लिए आपको कितना टाइम हो गया है और क्या आपको इसके कोई साइड इफेक्ट्स हुए हैं? पहले तो खुशबू जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मेरी वैक्सीन के एक्सपीरियंस के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए अवसर दिया। मैंने 21 जनवरी को प्राइवेट में जब पहली बार वैक्सीन का चांस दिया गया, तब आई वाज द फर्स्ट टू टेक द वैक्सीन इन HCG हॉस्पिटल और मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने वैक्सीन ली है। पहले 24 घंटे मुझे थोड़ा दर्द जैसा हुआ इंजेक्शन की साइड पे और मामूली सा नौसिया जैसी, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हुआ, लेकिन 24 घंटे के बाद कोई भी तकलीफ नहीं है और आज तक कोई तकलीफ नहीं है और उसके लिए भी मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा और मेरे सब साथियों का एक ही एक्सपीरियंस है कि वैक्सीन बहुत ही सेफ है। उसके बारे में जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन से ये होगा, हम सब अपना काम भी उसी दिन से शुरू कर दिया जिस दिन वैक्सीन ली। डॉक्टर महादेव, वर्ल्ड वाइड जिन कंपनीज को वैक्सीन का अप्रूवल मिला है, उनमें आत्मनिर्भर भारत की 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन को भी मिला है। तो क्या आप बता सकते हैं कि लोगों का भरोसा कौन सी वैक्सीन पर ज्यादा है और भारत की जो 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन है उनमें क्या डिफरेंस है? भारत में अभी 2 ही वैक्सीन उपलब्ध है। एक है कोविशील्ड वैक्सीन, जो भारत सरकार ने या सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोलैबोरेशन करके कोविशील्ड नाम पे रखी गई है। वो भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिसाब से बनी है। और दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक कंपनी ने मिलजुल के बनाई है। वो 100% आत्मनिर्भर मतलब के भारत की वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन आज उपलब्ध है और भारत में जो उपलब्ध नहीं है वो दूसरी वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन और मॉडर्ना की वैक्सीन। दोनों वैक्सीन के टाइप अलग है, उसका स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट अलग है। तो भारत के लिए मेरे हिसाब से कोविशील्ड और कोवैक्सीन सही वैक्सीन है और आज तक 35 लाख लोगों ने वैक्सीन ले ली है और कहीं भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्ट की गई है। आम जनता तक ये आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर वैक्सीन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक उन्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन मैं पहले लूंगा कि किन लोगों को लेनी चाहिए। जिसको भी ऑफर की जाए, अगर उनको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नहीं है तो लेनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ये जो सब वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस ग्रुप में दी गई है उनको तो हम दे ही सकते। कई वैक्सीन ऐसी है जो 18 साल के नीचे किसी को नहीं दी गई है, तो सहज है कि 18 साल के नीचे के लोग को हम नहीं दे सकते। जब भी कोई नई वैक्सीन आती है तो गर्भावस्था की स्त्रियों को या स्तनपान करती स्त्रियों को वो नहीं देते, तो वो भी हम ऑफिशियली या वो हम नहीं दे सकते। सीधी बात है, वो हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी लेडी है जिसको कोविड होने की चांसेस पूरा है, तो उनको पूरा समझा के काउंसलिंग करके हम उनको भी दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए हमको उनका समझाना जरूरी है कि ये क्लिनिकल ट्रायल मोड में है या उसको कंडीशनल अप्रूवल दी गई है और वो लेने का फायदा और नहीं लेने का नुकसान दोनों को समझाने के बाद अगर वो माने तो भी लेना है। इसी तरह से ये वैक्सीन जिन लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है या जिनको कोई एलर्जिक रिएक्शन पहले हुआ है, उनको देने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। खास करके अगर किसी ने 1 डोज ले लिया और बाद में कोई एलर्जिक रिएक्शन आया तो उनको तो 2nd डोज कतई नहीं लेना है। और जिनको कोई और दवाई से या इंजेक्शन से रिएक्शन आया है तो उनको आपके डॉक्टर को, वैक्सीनेटर को बताना बहुत ज़रूरी है। और उनके बाद उनको लगा कि अगर ये वैक्सीन कोई फूड एलर्जी है या सीजनल एलर्जी है तो उसमें तो दे ही सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पे आधा घंटा रुकना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सबके लिए आधा घंटा रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पहले कोई रिएक्शन नहीं है उसका मतलब नहीं कि आप नहीं आ सकता है। कोई भी नई दवा, नया इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन तो हो ही सकता है। लेकिन मैंने आज तक एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर वो डॉक्टर की हाजिरी में हुआ तो किसी को कोई केस फेल होते नहीं देखा है। हमने कई एलर्जिक रिएक्शन वाले केस ट्रीट किए हैं और सब बच जाते हैं। वैक्सीन लेने के बाद सीरियस रिएक्शन आने के बाद आदमी की मृत्यु हो सकती है। नहीं, अगर वो एलर्जिक रिएक्शन है जिसको हम एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, अगर वो पहले 15-20 मिनट में ही होता है
जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन परदेश की वैक्सीन में हुआ है, उन्होंने स्टडी किया है कि 71% अकर इन द फर्स्ट 13 मिनट्स। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर आप 30 मिनट वैक्सीनेशन सेंटर पर रुकेंगे और आपको कुछ नहीं हुआ तो सीरियस एलर्जिक रिएक्शन तो आपको नहीं होगा। डॉक्टर महादेव, जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं तो दूसरा एक शब्द है हर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में हमेशा बात होती है। क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है, समझो हम पहले के एपिसोड की बात करते हैं तो पहले इन्फ्लुएंजा हुआ था, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जो हुआ था उसकी जो रोग फैलने की स्पीड थी, जिसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उसके हिसाब से अगर जिन लोगों को होता है, तो हमने देखा कि वो 2009 में हुआ, तो 2009 के बाद काफ़ी लोगों को उसकी तकलीफ हुई। लेकिन धीरे धीरे जब कोई भी समुदाय या देश में 60 से 70% लोगों को वो बीमारी हो जाती है, तो उसके हिसाब से उनके एंटीबॉडीज बनते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बनती है। तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति के हिसाब से वो लोग तो सुरक्षित है, इसलिए बाकी के लोगों को भी इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। और उसमें अगर हम वैक्सीन भी दे देवे, समझो आज भारत में ऑफिशियली तो 1 करोड़ लोगों को तो बीमारी हो गई है, और जब भी 1 करोड़ लोगों का टेस्ट किया गया उसमें हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी हुई होगी लेकिन उनका कोई टेस्ट नहीं किया होगा, बिकॉज उनको कोई सिम्टम्स नहीं हुआ होगा, वो डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे। समझो 15-20 करोड़ लोगों को भी अगर कोरोना हो चुका है और हम अगर 30-35 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देते हैं, तो जब भी इतना समूह को वैक्सीन मिलती है तो बाकी को लोगों को भी कोरोना की शक्यता बहुत कम हो जाती है। उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। डॉक्टर महादेव, जिन्होंने वैक्सीन ली है, क्या उन्हें भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये समझना ज़रूरी है कि अगर मैंने वैक्सीन ली फिर भी मुझे दूसरे कोविड पेशेंट से चेप तो लग सकता है, इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मुझे डिजीज़ नहीं होगा या सीवियर डिजीज़ नहीं होगा। वो लोग भी ऐसा ही लिखते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद आपको सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि वेंटिलेटर पे चढ़ना पड़े या हॉस्पिटलाइज करना पड़े, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 100% इम्यूनिटी है या 100% बीमारी नहीं होगी, तो मुझे भी हो सकता है। अगर किसी और की वजह से मुझे कोरोना के वायरस मेरे शरीर में दाखिल हुए तो बिकॉज ऑफ वैक्सीन मुझे उसकी इम्यूनिटी है, लेकिन मैं दूसरों को तो वो ट्रांसमिट कर ही सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल रखना ज़रूरी है। और जब तक पूरे भारत को वो वैक्सीन नहीं मिल जाए तब तक हमें ये सावधानी रखनी है कि वी हैव टू फॉलो SMS। SMS स्टैंड्स फॉर सोप एंड सैनिटाइजर्स यूज़, मास्क, वो भी ऐसा मास्क जिसे हम हर वक्त पहन के रखें, खास करके जब हम भीड़ में जाते हैं जहाँ सोशल डिस्टेंस रखना पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो वो बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने घर में हैं, अकेले हैं तो मास्क नहीं पहनेंगे तो चलेगा, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो 2 गज की दूरी बोलते हैं, 6 फीट डिस्टेंस, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी कोरोना का मरीज़ बोलता है या खांसी करता है और छींक आती है तो वो जो वायरस है वो 2 मीटर तक वो फैल सकता है। तो इसलिए 2 मीटर की अगर हम दूरी रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं और सोप वाटर या सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से सबसे अव्वल नंबर की वैक्सीन है। तो SMS वैक्सीन इज़ डेफिनेटली फॉर ऑल एंड वो तो कभी की अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से SMS तो सबको फॉलो करना है। अक्सर तो मैं बोलता हूँ SMS वैक्सीन के पहले, वैक्सीन के बाद भी लेनी है और वैक्सीन के साथ भी लेनी है। डॉक्टर महादेव, आजकल वैक्सीन को लेकर इतनी अफवाहें घूम रही है कि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो क्या आप हमारे लीडिंग डॉक्टर्स के माध्यम से व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी हैव टू रिलाई ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेज। कभी अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन लोगों की साइट पे जाके आप कोई भी वैक्सीन के बारे में ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई ऐसी बातें हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं। पहले कई वैक्सीन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आते थे। समझो फॉर एग्जांपल अभी ऐसा एक मैसेज घूम रहा है कि भाई ये वैक्सीन के अंदर हेवी मेटल्स, कोरोना की कोई भी वैक्सीन में हेवी मेटल नहीं है, नंबर 1। दूसरा ऐसा जरा कि उसके अंदर कोई एनिमल टिश्यूज है, पिग है या फॉक,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब वैक्सीन वाले अपनी ऑफिशियल लिटरेचर में लिख के देते हैं कि हमारे वैक्सीन के बनाने में कहीं पे भी कोई एनिमल मीट या एग यूज नहीं किया गया है। तीसरा ऐसा मैसेज घूम रहा है कि ये वैक्सीन बहुत जल्द समय में बनाई गई है, इसलिए उसमें काफ़ी च्यूनी है या क्षति रह गई है। वो भी ठीक नहीं है। वैक्सीन पहले जब हम बनाते थे तब स्वाभाविक है 10 से 15 साल निकल जाते थे, लेकिन ये जो वैक्सीन है उसके अंदर पहला जो 2 कोरोना के जो एपिडेमिक हो चुके हैं जिसको हम सार्स और MERS बोलते हैं, तो उनके लिए हमारे पास टेक्निकल नो हाउ थी। तो वो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर हो या उसका प्रोटीन हो या बनाने की टेक्नोलॉजी, उसका हमने फायदा उठा के उसको जल्दी बना दी। और कई वैक्सीन के अलग अलग स्टेजेस या फेज होते हैं, जैसे कि एनिमल फेज, देन फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो ये सब फेज को भी हमने एक कर दिए। पहला फेज में बहुत कम लोगों को वैक्सीन दी जाती है और उसका इफेक्ट देखा जाता है, फिर ज़्यादा लोगों को फेज 2 में उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन अभी के बारे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये ऐसा वैक्सीन है जिसको हम थोड़े भी देर से लाएंगे, अगर 6 महीना देरी कर दे तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने सब ने मिलके ऐसा तय किया कि हम पूरी निगरानी के अंदर ये सब वैक्सीन का फेज एक साथ कर सकते हैं। और इसके हिसाब से फेज 3 जिसमें हज़ारों लोगों को वैक्सीन दी जाती है और इतने ही हज़ारों लोगों को बिना वैक्सीन दिए भी क्लिनिकल ट्रायल में रखा जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, फिर देखते हैं कि वैक्सीन दी उस ग्रुप में कितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ और जो ग्रुप में वैक्सीन नहीं दी गई उसमें किन लोगों को कोविड हुआ है। इसके हिसाब से वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस, असरकारकता, एफिकेसी हम कैलकुलेट करते हैं। और साथ में जिन लोगों को वैक्सीन दी उनमें क्या साइड इफेक्ट आई, जिन लोगों को नहीं दी उनमें क्या साइड इफेक्ट आई, वो भी देखते हैं। अभी साइड इफेक्ट का तो ऐसा है कि हमने भारत में ही आज तक 36 लाख लोगों को वैक्सीन ऑलरेडी दी गई है और ऐसी सीरियस साइड इफेक्ट कभी छुपाने से छुप नहीं सकती। अगर किसी की डेथ हो गई या किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया तो वो तो जाहिर है कि इमीडिएटली लोगों को पता चल जाने वाली है। तो 36 लाख लोगों को दी और ऐसे कोई केस नहीं आए जिसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। जो वैक्सीन से लाख में एक को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो डेथ, तो उसमें वैक्सीन की वजह से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे भी लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है या हार्ट प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को बाय चांस उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया, उसका मतलब नहीं कि वैक्सीन की वजह से है, उसकी पूरी जानकारी करना जरूरी है। लेकिन जैसा हमारा अनुभव है कि वैक्सीन दोनों सुरक्षित है, तो वो भी एक गैर समझ चल रही है कि भाई वैक्सीन चंद समय में ली गई है, इसके हिसाब से उसकी एफिकेसी की पूरी ध्यान नहीं दी गई है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने और हमारी सोसाइटी ने कोविड पैंडेमिक का सामना किया है, मेरे हिसाब से विश्व में यह जोड़ है। भारत सरकार ने जिस तरह से उसको एक मिशन की तरह लिया है और जिस तरह वैक्सीन का ऑर्गेनाइजेशन से आप देख सकते हैं कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया, जिसमें ज़्यादातर यंग लोग हैं और डॉक्टर्स है, तो इसके हिसाब से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये दैट इज़ यूनिक, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, जिस तरह से वैक्सीन सेंटर का हमारा अनुभव है, कोई भी वैक्सीन सेंटर के लिए को वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हमको सब इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन देने से पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वैक्सीन देने के बाद क्या करना, दूसरा डोज कब लेना है, सब इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज एट अ मास लेवल, ग्रास रूट लेवल, समथिंग phenomenal. So I think we must congratulate and commend the government efforts and that is all free. अगर आज वैक्सीन के 5,000 रुपये लगते तो मेरा दावा है कि उसमें लाइन लग जाती, क्योंकि when the scarcity is created, people go for it. When it is given free, people don't understand the importance of this vaccine. To me, this is one of the biggest contribution by the government to provide free vaccine in such a short time to such a large number. And we have not seen any chaos in any of the vaccine centers. किसी का कोई कंप्लेन नहीं है. So that's big. and मैं समझता हूँ कि वैक्सीन के बारे में जितनी मिसकंसेप्शन के उसको दूर करने के लिए लीडिंग डॉक्टर जैसे कोई भी माध्यम है, दे आर ऑलवेज वेलकम एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू ऑल्सो फॉर द सेम, दैट लीडिंग डॉक्टर्स यू आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब and we wish that you come out with more and more such public education programs. Thank you. And thank you viewers for viewing this video. अगर वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। Feel free to take vaccine and together let's move from COVID to COVID. Thank you.